बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हमेशा आप लोग तो रमज़ान का महीना है, तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। पढ़ने के लिए बैठते हैं, कोशिश करें डे टाइम में पढ़ें। अब तो वैसे भी समर स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है? नाइट्स का तो स्पैन ही बहुत छोटा होने वाला है और दिन बहुत बड़े होने वाले हैं। तो सुबह जल्दी उठें, नमाज़ पढ़ें। अभी तो कुछ टाइम बाद फजर इतने लाइक वो 4 बजे तक चली जाएगी, समटाइम 4 बजे से पहले चली जाएगी। तो उस टाइम उठें और उस टाइम पढ़ें, ठीक है? दैट इज़ द बेस्ट टाइम ऑफ द डे जिसमें आपको चीज़ रिटेन होती है। और अभी तो आप लोग बाय नेचुरल उठ रहे होंगे उस टाइम पे, तो आप लोग उस टाइम उठें और उस टाइम इसको देखें। दिखना कितनी देर है, ये बड़ा मज़े का चीज़ है। देखना है जनाब आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ 10 से 15 मिनट, बस। 10 से 15 मिनट के अलावा ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए। ये मैं इसलिए नहीं कह रही कि मेरी क्लास में हो तो जी 10 से 15 नो, इतना ही टाइम चाहिए। कंपनी लॉ को इतना ही टाइम चाहिए होगा डेली लेक्चर के लिए। आपने जो डेली आज लेक्चर पढ़ा है, मैं आपको जो पढ़ाऊँगी, आपको सिर्फ़ 10 से 15 मिनट्स में वो कवर करना है, ठीक है? 10 टू 15 मिनट्स आपने उसको रीड किया, एक दफ़ा रीड करने के बाद उसको फिंगर टिप्स पे दोहरा लिया। अच्छा इस टॉपिक के अंदर ये बात थी, दैट्स इट। इतना ही करना है, इतने ही की रिक्वायरमेंट है। तो 10 से 15 मिनट निकालना कोई मुश्किल तो नहीं। वो तो रील्स देखते ही जो है वो गुज़र जाता है। इंस्टा पे हम बैठते हैं, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आजकल तो ख़ैर वो कहीं पे अ, कोई फैशन डिज़ाइन की चीज़ चल रही है, तो कहीं पे वो तब-तब चल रहा है, कहीं पे क्या चल रहा है। तो देखते-देखते 15 मिनट क्या आधा घंटा गुज़र जाता है। तो आप लोगों ने सिर्फ़ 15 मिनट देना है और 15 मिनट के बाद दैट्स इट। ठीक है? नेक्स्ट क्लास हुई, आपने अगेन 15 मिनट्स। हाँ, वीकेंड आया, वीकेंड पे आप एक दफ़ा गो थ्रू कर लें, आधा घंटा देख लें, ठीक है? यानी कि दिस इज़ ऑन द डेली बेसिस, ये डेली बेसिस पे आपने कर लिया। वीकेंड आया, तो आपने कहा चलो जी, हम डबल कर लेते हैं टाइम 30 मिनट्स, कि 30 मिनट्स में हमने कुछ नया नहीं पढ़ना, बल्कि वो जो हमने पिछला डेली पढ़ा था ना, उसको रिवाइज़ करना। और रिवाइज़ करने का तरीका क्या है? जी, पहला टॉपिक था द फीचर्स ऑफ कंपनी। तो फीचर ऑफ कंपनी में क्या बात थी? अच्छा ये बात थी, ये थी, ये थी, ये थी। बस बेशक उर्दू में करें, आपकी जो ज़ुबान है, उसी ज़ुबान में करें, ठीक है? एक मिनट सॉरी। दूसरा टॉपिक है जनाब डेफिनिशन एंड टाइप्स ऑफ कंपनी, उसको भी उसी तरह करना है। आप बारी आराम से करते हैं। अच्छा गाइस जस्ट गिव मी अ मिनट। अच्छा जी, तो रिज्यूम करते हैं। सो आपने ये तरीका होगा, अभी जब हम पढ़ेंगे ना, जब आप साथ-साथ पढ़ेंगे,
तो हम एट द एंड ऑफ द लेक्चर जरूर रिवाइज करेंगे कि हमने आज के लेक्चर में क्या पढ़ा। और फिर जब नेक्स्ट लेक्चर का स्टार्ट होता है तो दिस इज माय स्ट्रैटेजी कि हम जरूर रिवाइज करते हैं कि अच्छा हमने पहले क्या पढ़ा था, क्योंकि शुरू के 5-10 मिनट यही होते हैं। ठीक है, तो वो मैं आपसे भी पूछ सकती हूँ कि अच्छा आज आप बता दें। सही है, तो शुरू करते हैं आज हम अपना टॉपिक, जो कि है चैप्टर 1 से स्टार्ट लेते हैं। चैप्टर 1 बेस है। सही है, तमाम आगे टॉपिक्स की। और अगर चैप्टर 1 अच्छा तैयार ना हो तो प्रॉब्लम हो सकती है। छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं, अच्छी खासी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये रहा, यहाँ पे बेस आपकी बनेगी, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, चैप्टर 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं। और चैप्टर 1 का नाम आपने जैसे देखा यहाँ पे हमारे पास क्या नाम है, कंपनी, इंट्रोडक्शन, टाइप्स एंड रजिस्ट्रेशन। कि सबसे पहले तो आपने कंपनी होती क्या है उससे इंट्रोड्यूस होना है कि आखिर ये कंपनी है क्या चीज। फिर उसकी टाइप्स क्या है और वो रजिस्टर कैसे होगी। तो यहीं पे अगर एट अ ग्लांस में देखें तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में ही वो हमें बता रहे हैं कि इंट्रोडक्शन का टॉपिक ये वाला है, द फीचर्स ऑफ द कंपनी, जो आप कंपनी से इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। देन यू हैव डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ द कंपनी। देन आपके पास कंपनी के अंदर कुछ अथॉरिटीज की बात हो रही है। अथॉरिटी से मुराद क्या होता है, जैसे एक कॉलेज के अंदर एक प्रिंसिपल होता है, उसका अथॉरिटेटिव रोल होता है। घर के अंदर पेरेंट्स का अथॉरिटेटिव रोल होता है। क्लास के अंदर टीचर का अथॉरिटेटिव रोल है या क्लास रेप का अथॉरिटेटिव रोल है। तो कंपनी के अंदर अथॉरिटेटिव रोल के ऊपर कौन लोग होते हैं वो मेंशन है। देन वी हैव दिस टॉपिक एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। देन लास्ट में हमारे पास रजिस्ट्रेशन ऑफ ए कंपनी, यानी कि 5 टॉपिक्स हैं। और अगर आप ये देखें, अगर हम इसको सिर्फ एमसीक्यूज बेसिस पे देखें तो मैं आपको दिखाती हूँ। हमारे पास जो अटेम्प्ट थी ऑटम स्प्रिंग 2024 की, ठीक है, ये देखिए ऑटम 2024 की, सॉरी। तो आपको नजर आ रहा होगा 4 एमसीक्यूज सिर्फ इस चैप्टर से टेस्ट हुए, यानी कि 15 से 20 नंबर का वैसे इसकी वेटेज है चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 की। ठीक है, अगर हम एवरेज आउट कर ले, यानी कि ये चैप्टर और चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 दोनों मिला के 15 से 20 नंबर की इनकी एवरेज है, वेटेज है, सॉरी। अगर हम एवरेज कर लें तो इसका मतलब ये है कि हर चैप्टर 5 से 10 मार्क्स का टेस्ट होगा। ठीक है, तो 5 से 10 मार्क्स में आप ये देखें कि 4 नंबर के तो सिर्फ एमसीक्यूज आ गए। ठीक है, तो पीछे 6 नंबर रह गए। अब उस 6 नंबर में वो 4, 5, 3 किसी भी नंबर का सवाल आपसे पूछ सकता है। अक्सर होता है ना कि पहला चैप्टर बुक्स का वो छोड़ देते होते थे कि यार ये तो ऐसा ही है, लेकिन नहीं, यहाँ से बेस बनेगी, क्योंकि ये आप पढ़ने जा रहे हैं कंपनी लॉ। जब तक आपको कंपनी के बारे में मालूम नहीं होगा कि कंपनी क्या होती है, कैसे बनती है, कैसे चलती है, तो आप उसके लॉज कैसे पढ़ सकते हैं, उसके कानून को कैसे समझ सकते हैं। अब यहाँ पे अभी शुरू करने से पहले मैं आपको एक टिप दूंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी लॉ हो, चाहे वो कंपनी लॉ है, चाहे वो टैक्स है, चाहे वो बिजनेस लॉ है, वट एवर इट इज, आपने उसको याद करना है अपनी नेटिव लैंग्वेज में। बड़ा आपको लग रहा होगा कि ये क्या कह रहे हैं मैं, लेकिन दिस इज द राइट थिंग टू डू। आपने चीजों को याद करना है। फॉर इंस्टेंस, आप इकरा, इकरा आप घर में क्या बोलते हैं, युसरा, जैन, क्या आप कौन सी जुबान बोलते हैं घर में? जी, हम कश्मीरी। कश्मीरी बोलते हैं। और युसरा और जैन कौन सी बोलते हैं? मैम पंजाबी। पंजाबी। और युसरा आप? हम भी पंजाबी बोलते हैं। पंजाबी बोलते हैं। तो आपने कैसे कंपनी ला, इंज इंज होना है, इंज होना है, इंज होना है, तो फिर इंज होना है, तो इंज होना है, तो इंज होना है। ठीक है, इसी तरह करके याद करना है। और यकीन माने नहीं भूलेगा। जो कश्मीरी बोलते हैं वो कश्मीरी में याद करें,
ऐसे होगा तो फिर यूं होगा, तो ऐसे होगा तो वैसे होगा। ठीक है, थोड़ा सा एक्सेंट मेरा चेंज है, लेकिन चले। आप इसको इसी तरह उस जबान में याद करें। क्यों? उस जबान में आप कुछ बातें दिल को छूती हैं, समझ आती हैं, दिमाग में लगती हैं। अंग्रेजी नहीं याद करनी आपने। यानी कि ये जो आपने डेली 10 से 15 मिनट की मैंने बात की है, फॉर इंस्टेंस ये लाइन लिखी हुई है यहाँ पे, अभी मैं आपको समझाऊंगी, फिर आपने उसको अपनी जबान में खुद जरा दिमाग में प्रैक्टिस करना है। जैसे मैम ने ये बताया, ये बताया, ये बताया, ये बताया। जब आपको वो चीज दिमाग में आ गई ना, क्योंकि हम देखिए जो हम सोचते हैं वो उस जबान में सोचते हैं जो हम बोलते हैं। ठीक है, आप उस जबान में अपनी प्रोसेसिंग करते हैं। तो जब याद करने की बारी आती है, आप किसी और जबान में याद करने लगे, तो दिमाग को तकलीफ तो होती है ना, टेंशन तो उसको भी होती है कि यार मतलब व्हाट इज दिस, यार व्हाट इज दिस बिहेवियर। और फिर जब एग्जाम की बारी आती है तो वो अंग्रेजी भूल जाती है, और वो एक लफ्ज भूल गया तो समझ नहीं दिया, हाँ मैं क्या लिखूं, मैं तो अटक गई। वो नहीं अटकना था, आप उसको अपनी नेटिव ज़ुबान में याद करें, चाहे टैक्स है, चाहे चाहे थ्योरी का कोई सब्जेक्ट भी है, ठीक है? आप यूँ करके देखें, अगर आपको चीज़ कोई भूली तो फिर मुझसे कहिएगा, मैम हमने यूँ करके देखा था, लेकिन चीज़ भूली। हाँ, लेकिन एक बड़ी रिक्वेस्ट है, पंजाबी में लिख के नहीं आना। अभी सिर्फ बात हो रही है उस टॉपिक के कॉन्सेप्ट को रिटेन करने की। वंस द कॉन्सेप्ट इज रिटेन्ड, ठीक है, जब कॉन्सेप्ट रिटेन हो गया तो फिर आप उसकी अंग्रेजी की प्रैक्टिस करनी है। और फिर आप देखेंगे जब कॉन्सेप्ट आपका रिटेन होगा ना, तो आपको लिखना मुश्किल नहीं होगा। आप आसान, आप एक दो दफा पढ़ेंगे उसकी अंग्रेजी, आपको आ जाएगा। ठीक है, तो ये थी सबसे पहले टिप। शुरू करते हैं हम फीचर्स ऑफ ए कंपनी। सबसे पहले वो लिखता है कंपनी एज आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, ये उसने ऊपर डेफिनेशन दे दी, लेकिन नीचे वो बहुत बड़ी कहानियां सुनाता है और उसके बाद इस कंक्लूजन पे दोबारा आता है कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। हमने कहा हम बिजनेस की बात करते हैं। ठीक है, मैं अपने इर्द गिर्द अगर नजर दौड़ाऊं, मैं देखूं लोग मुख्तलिफ किस्म के बिजनेसेस कर रहे हैं, तो वो किस किस्म के बिजनेसेस कर रहे हैं, तो मुझे नजर आएगा कि जी क्या नाम है, जैन। तो जैन साहब जो हैं, हमने कहा उनके पास एक वो जनरल स्टोर है, वो नहीं कहते करियाना स्टोर, वो एक जनरल स्टोर चला रहे। ठीक है, नहीं जैन साहब जो हमारे साथ मौजूद है, ये तो इंशाल्लाह पढ़ लिख के चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे, एक और जैन साहब है। ठीक है, ये जनरल स्टोर चला रहे। अब जनरल स्टोर क्या है कि उसका सारा साजो सामान जो भी उसके अंदर ये बेचते हैं, उसकी प्रोक्योरमेंट, यानी कि उसको खरीदना या परचेज करना। अब आप बड़े होंगे तो हम थोड़े से लफ्ज प्यारे प्यारे इस्तेमाल करेंगे। परचेज को प्रोक्योरमेंट कहते हैं, आपको तो मालूम होगा। ठीक है, और अगर नहीं मालूम तो हम अपनी वोकैबुलरी में इजाफा करते हैं। तो वो प्रोक्योरमेंट भी सारी खुद करते हैं, परचेजिंग भी खुद करते हैं, दुकान में उसकी सेटिंग भी खुद करते हैं, यानी कि एडमिन वाला काम भी खुद ही करते हैं। ठीक है, उस दुकान के जितने बिजली के बिल आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, जितना गैस का बिल है, वाटर का बिल है, इंटरनेट बिल है, इन सारी चीजों को हम वैसे कहते होते हैं यूटिलिटीज। वो खुद ही बर्दाश्त करते हैं, उसका रेंट है, सारा कुछ खुद ही करते हैं। फिर उसके बाद वो जो सेल है वो भी खुद ही बैठ के करते हैं। उसके बाद जो उसके अकाउंट्स के मामलात हैं, ठीक है, जितने अकाउंट्स के मामलात हैं वो भी खुद ही देखते हैं। वो सारे काम खुद ही करते हैं। तो ये जो ऐसा बिजनेस होता है, हम इसको कहते हैं सोल ट्रेडर। ठीक है, इसको हम कहते हैं सोल ट्रेडर, कि ये साहब अपने तमाम काम जो है खुद ही करते हैं। ठीक है, अपने हर काम, सारे काम खुद ही करते हैं, तो ऐसे बिजनेस को हम कहते हैं सोल ट्रेडर। ठीक है, अब क्या हुआ, एक और मुझे अगर मैं नजर दौड़ाऊं तो मुझे एक और तरह का बिजनेस नजर आता है। मेरी क्लास में युसरा और इकरा है,
और साथ में भी शामिल हो जाती हूँ। ठीक है, हम कह रहे हैं ईद आ रही है, ठीक है, तो इंटरनेट पे फर्शी शलवार का बहुत फैशन चल रहा है। ये एक न्यू डिजाइन आया है और क्या मेल फीमेल सारे इसको पहन रहे हैं। हम कहते हैं हम ऐसा करते हैं, हम एक बिजनेस खोलते हैं या हम भी एक ऑनलाइन पेज बनाते हैं और उस पे ना हम ये सेल करते हैं ये वाले क्लोथ्स। ठीक है, और सारी इन्वेस्टमेंट मिलके करते हैं। ठीक है, कुछ पैसे मैं डालूंगी, कुछ युसरा डालेगी, कुछ इकरा डालेगी, और फिर जो उसका प्रॉफिट आएगा वो हम शेयर करेंगे। कौन सा बिजनेस है ये? एग्रीमेंट भी एक कर लेते हैं, पहले हम एक एग्रीमेंट कर लेते हैं। ठीक है, बिजनेस करेंगे, आएगा प्रॉफिट, शेयर करेंगे। कौन सा बिजनेस है ये? पार्टनरशिप बिजनेस, का बिजनेस। पार्टनरशिप का बिजनेस है। When two or more people agree to share the profit of a business carried by all or any of them acting for all. ऐसा ही है, यही डेफिनेशन रट्टा मारी थी कि भाई इसके अंदर एग्रीमेंट है, इसमें प्रॉफिट है, बिजनेस है, एजेंसी का रिलेशनशिप है। तो ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप है। तो इसका मतलब हो गया कि ये तो बिजनेस हो गया पार्टनरशिप का। हमने कहा हमने एक और तरह का बिजनेस देख लिया। जी जैन, आप भी एग्री करेंगे कि पार्टनरशिप का बिजनेस कैसे है? ये तो यस अभी मैम। ताजा ताजा टेस्ट हुआ। ठीक है, तो हमें इर्द गिर्द देखने से दो तरह के बिजनेस नजर आ गए। कोई और बिजनेस भी नजर आता है किसी और किस्म का? कंपनीज का। कंपनी का। कंपनी क्या है कि भाई यही युसरा, इकरा, अमाना ये मिल गए, इन्होंने कहा हम अपना बिजनेस खोलते हैं, हम इन्वेस्ट करते हैं पैसा, उसका आएगा प्रॉफिट, शेयर करेंगे। ठीक है, वही सब कुछ है, एग्रीमेंट भी कर लेंगे। लेकिन हम क्या कराते हैं कि वैसे पार्टनरशिप तो पहचानी जाती है युसरा, इकरा, अमाना के नाम से। हमने कहा हम अपने नाम से पहचाने ना जाएं। पार्टनरशिप में क्या होता था कि कोई लायबिलिटी थी, कोई कुछ था, वो इन तीनों में से किसी एक को पकड़ लेता था। भाई युसरा तुम पैसे दो, थर्ड पार्टी वो कहती थी युसरा तुम दो, अगर युसरा के नहीं भी बनते वो दे देती थी, बाद में वो अपना हिसाब किताब कर लेते थे, युसरा इकरा अमाना आपस में शेयर कर लेते थे। ऐसा ही था। लेकिन यहाँ पे जो फर्क है वो ये है कि हम नहीं चाहते कि हमें कोई पकड़े, हमसे आके आके पर्सनली लायबिलिटी के बारे में कहे कि तुम पैसे दो। जब पार्टनरशिप में था तमाम पार्टनर्स पर्सनली लायबल हैं। तो मैं कहती हूँ भाई मैं नहीं चाहती कि मुझसे कोई पर्सन आके पैसे मांगे। हमने कहा फिर किससे मांगे? हमने कहा हम तीनों ये जो बिजनेस खोल रहे हैं उस बिजनेस का एक नाम रख लेते हैं ना, और उस बिजनेस को रजिस्टर करवा लेते हैं। ठीक है, अब जिसको पैसे चाहिएगा वो ये जो नाम रखा हुआ है इसके पास जाए, इससे पूछे। हमने कहा नाम क्या रखे? हमने कहा जी नाम रख लेते हैं हम YIA लिमिटेड। हमने कहा YIA लिमिटेड कौन है? ये तो नेचुरल पर्सन थे, जीते जागते लोग थे। ये YIA क्या है? हमने कहा ये YIA एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। पर्सन मतलब इसको पर्सन कह दिया है, लेकिन क्या है? आर्टिफिशियल है, साथ लीगल भी कर दिया। अब इन तीनों लफ्जों पे हम जाएंगे कैसे होते हैं? यानी कि YI लिमिटेड लीगल पर्सन कैसे है? लीगल ऐसे है कि भाई एक प्रॉपर कोर्ट में इसको टेस्ट किया जा सकता है, इसके अगेंस्ट क्लेम किया फाइल किया जा सकता है, ये खुद क्लेम कर सकती है, फाइल क्लेम कर सकती है, इसके अगेंस्ट क्लेम फाइल किया जा सकता है। पर्सन कैसे? क्या आप और मैं उधार ले सकते हैं किसी से?
बिल्कुल ले सकते हैं। तो क्या वाई ए डेट ले सकती है? बिल्कुल डेट ले सकती है। क्या आप और मैं किसी से एग्रीमेंट कर सकते हैं? कर सकते हैं। क्या वाई ए कर सकती है? बिल्कुल ये किसी से एग्रीमेंट कर सकती है। क्या इसके नाम पे एसेट्स हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। क्या इसकी ये लायबिलिटी को इनकर कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। यानी कि ये तमाम काम वैसे ही करती है जैसे एक पर्सन होता है। कि इसके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी होगी? बिल्कुल होगी। समझ गए हैं बात? इसके पास एसेट्स होंगे, इसकी लायबिलिटीज होंगी, ये एग्रीमेंट्स कर सकती है। ठीक है? सो हमने कहा ये कंपनी बनाने का मतलब क्या होता है कि अगर वो लोग जो ख्वाहिशमंद है किसी बिजनेस करने के, ठीक है, लेकिन वो अपने आप को रजिस्टर करवाएं कौन से कानून के तहत? कंपनीज एक्ट 2017 के तहत अपने आप को रजिस्टर करवाएं, अपना एक नाम रखें। अब क्या होगा? अब किसी थर्ड पार्टी ने अगर कोई क्लेम करना है तो वो वाई आई लिमिटेड के अगेंस्ट क्लेम करेगी, वो युसरा, इकरा या अमाना के अगेंस्ट क्लेम नहीं करेगी जैसे पार्टनरशिप में होता था। इसका मतलब ये हुआ युसरा, इकरा, अमाना अब पर्सनली लाइबल नहीं है। अब पर्सनली लाइबल कौन होगा? ये वाई ए लिमिटेड। अब अगर इसके कानून को पढ़ना है हमने, ठीक है, तो एक दिन में तो हम नहीं सारा पढ़ सकते, हमें जाहिर बात है ये 3-4 महीने चाहिए जिसमें हम आहिस्ता आहिस्ता हर चीज को पढ़ेंगे। क्या बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आए? जी। बाकियों को भी समझ आए? Yes, ma'am. चलिए अब चलते हैं किताब की तरफ। ठीक है, सबसे पहले यहां से लेके यहां तक पढ़िए जरा खुद। पढ़ने के बाद आपने डन का मैसेज करना है कि हमने ये पढ़ लिया। जी पढ़ लिया। जी इकरा आपने भी पढ़ लिया? यस मैम। समझ आ गया क्या था? कि भाई सोल ट्रेडर कौन सा इंडिविजुअल है जो अपना बिजनेस खुद करता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। ठीक है, इंडिविजुअल इज लाइबल फॉर द डेट्स ऑफ द बिजनेस, उसके जो जितने भी उधार वगैरह हैं वो उसके लिए खुद लाइबल होगा। इन पर्सनली लाइबल फॉर एनी ब्रीचेस ऑफ लॉ ऑफ द बिल। ब्रीच किसको कहते हैं आपको मालूम होगा कि अगर आपने कोई नॉन कंप्लाइंस की है। ठीक है, अब जरा इसको अपनी जुबान में याद करें, जो भी आपकी जुबान है उसमें दोहराएं। अच्छा सोल ट्रेडर ये है, ये अपना बिजनेस खुद करता है। अगर हम पंजाबी में करें, मुझे इतनी अच्छी पंजाबी नहीं आती, लेकिन क्या है कि अपना बिजनेस खुद करेगा एंड लाइबल भी होगा अपने डेट्स के लिए, और पर्सनली लाइबल भी होगा फॉर ऑल द ब्रीचेस। ठीक है, अब मजे की बात यह है कि बीच में अंग्रेजी के अल्फाज जो थोड़े मुश्किल वाले हैं वो आपने पंजाबी में एडजस्ट करने। आजकल तो देखिए ना, हम उर्दू भी जब बोलते हैं तो ज्यादा हम उसके अंदर इंग्लिश के अल्फाज बोलते हैं, तो आपने भी जो काम वाले अल्फाज है ना वो उस पंजाबी में एडजस्ट कर देने या कश्मीरी में एडजस्ट कर देना। हो गया रिवाइज माइंड में? जी रिवाइज हुआ माइंड में अपनी अपनी जबानों में? यस मैम। जी, जैन करके बताएंगे कैसे रिवाइज किया देखे बगैर?
जी जैन बताएंगे। मैं सिर्फ इसलिए पूछ रही हूँ कि आप उसके अंदर कितने अल्फाज यहाँ के इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या हुआ, कहाँ गए जैन? चलें युसरा आप बता दें। आप मुझे बताएं ताकि मैं आपकी हेल्प आउट कर सकूं। ठीक है, ये तो बेसिक टिप्स है। ये एक एक पर्सन जो खुद बिजनेस करता है वो हर चीज़ के लिए खुद लायबल है। वो कोई लोन लेता है या कोई डेट लेता है उसके लिए भी खुद लायबल है। अगर वो कोई लॉ ब्रीच करता है तो वो उसके लिए भी खुद पर्सनली लायबल है, कोई दूसरा पर्सन उसके लिए लायबल नहीं है। बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये है, आपने बीच में से कुछ कुछ लफ्ज इंग्लिश के इस्तेमाल करने। अब जरा पढ़िए पार्टनरशिप वाला पॉइंट, यहां से लेके यहाँ तक पढ़िए। और जब पढ़ लें तो डन का मैसेज भी कीजिए। ठीक है। सो क्या है यहाँ पे? अ पार्टनरशिप इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हु ओन, वो उसके मालिक भी हैं, एंड रन देयर ओन बिजनेस, और उसको चलाते भी हैं। ओन मालिक मैंने बताया था, उसमें इन्वेस्ट भी करते हैं और उसको चलाते भी हैं। ईच पार्टनर यूजली कंट्रीब्यूट्स कैपिटल टू द बिजनेस, उसके अंदर कुछ सरमाया लेके आता है, जिसको हमने कहा था लव्स इन्वेस्टमेंट का। A partnership business is not recognized as a person by the law, कि उसके अंदर उसका वो पार्टनरशिप बिजनेस, बेशक आपने उस पार्टनरशिप का कोई नाम रखा हो, लेकिन उससे रिकॉग्नाइज नहीं होती, बल्कि उसके अंदर जो लोग मौजूद हैं उससे रिकॉग्नाइज होती है। वही लिखा हुआ है, इंडिविजुअल पार्टनर्स आर पर्सनली लाइबल जॉइंटली विद अदर पार्टनर्स फॉर द डेट ऑफ द बिजनेस। कि अगर मेरा हमने पार्टनरशिप खोली हुई है तो कोई ऐसा नहीं है कि उस पार्टनरशिप बिजनेस के नाम पे केस करेगा। वो नाम केस करेंगे मेरे नाम पे, युसरा के नाम पे, इकरा के नाम पे, हम तीनों के नामों पे मिलके, या हम में से किसी एक के नाम पे, या दो बंदों के नाम। हो सकता है युसरा इकरा पे कर लें, हो सकता है इकरा माना पे कर लें, हो सकता है युसरा माना पे कर लें, हो सकता है सैफा माना पे कर लें, हो सकता है तीनों पे कर लें। ठीक है, ये तो आप पढ़ चुकी हैं ऑलरेडी कि किसी भी सेट ऑफ पीपल के ऊपर वो केस कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने डैशी डूशी में आके अपनी पार्टनरशिप बिजनेस का नाम भी रखा हुआ है, तो नाम के अगेंस्ट केस नहीं होगा, लोगों के अगेंस्ट केस होगा। ठीक है, इसीलिए उसने बताया यहीं पे कि भाई वो जो बिजनेस है वो एज अ पर्सन रिकग्नाइज्ड नहीं होता, बल्कि इंडिविजुअल पार्टनर्स रिकग्नाइज्ड होते हैं। ठीक है, एक दफा इसको खुद जरा जबानी, पहले तो आपने रीड किया था, अब जबानी खुद माइंड में रीड वो कीजिए कि इसके अंदर कितने पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट, पार्टनरशिप ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है जो कि अपने बिजनेस को खुद रन भी करते हैं, ओन भी करते हैं। हर पार्टनर, दूसरा पॉइंट, कुछ कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है। तीसरा पॉइंट कि पार्टनरशिप बिजनेस एज अ पर्सन रिकग्नाइज नहीं होता। चौथा पॉइंट कि पार्टनरशिप के इंडिविजुअल पार्टनर्स लाइबल होते हैं जॉइंटली विद अदर पार्टनर्स फॉर द डेट ऑफ द बिजनेस। ठीक है, ऐसे जरा खुद रिवाइज कीजिए चार पॉइंट्स को जबानी देखे बगैर। और डन का मैसेज कीजिए जब हो जाए तो। जी युसरा, इकरा, जैन हो गया।
जैन, आपका मैसेज नहीं आ रहा, क्लास में मौजूद है? चले जी, अब आते हैं तीसरी बात के ऊपर जो हमने पहले कॉन्सेप्ट समझा। पढ़िए जरा, यहां से यहां तक। पढ़ने के बाद डन का मैसेज लाजमी करना है। ठीक है, अंग्रेजी में क्या लिखा हुआ है कि अनलाइक सोल ट्रेडर्स एंड पार्टनरशिप, अनलाइक का मतलब होता है कि उनकी तरह नहीं। ठीक है, कंपनी इज अ लीगल पर्सन, कंपनी एक लीगल पर्सन है, सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में बताया था कि हमने इस कंपनी का नाम जब वाई ए लिमिटेड रख दिया, तो ये एक लीगल पर्सन है, इसका ताल्लुक इन तीन लोगों से नहीं है जो इसके मालिकान है। ऐसा ही है, ये एक अलग सेपरेट एंटिटी है, सेपरेट पर्सनालिटी है, और इसी को कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी के लॉ इस पर वाई आई ए को रिकग्नाइज करती है एज अ लीगल पर्सन, जिसके कुछ राइट्स हैं, ऑब्लिगेशंस हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे किसी नॉर्मल इंडिविजुअल्स के। ठीक है, क्या क्या कर सकती है आपके सामने मौजूद है कि कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन को थोड़ा बड़ा करते हैं। ठीक है, कि भी किसी किस्म के कॉन्ट्रैक्ट करना चाहे बिल्कुल कर सकती है, कोई डेट इनकर करना चाहे बिल्कुल कर सकती है, कोई लायबिलिटी इनकर करना चाहे बिल्कुल कर सकती है, एसेट्स को ओन करना चाहे बिल्कुल कर सकती है, किसी और कंपनी के शेयर्स लेना चाहे, यानी कि वाई आई ए जो हमने कंपनी बनाई है, अगर ये एबीसी लिमिटेड के शेयर्स खरीदना चाहे बिल्कुल खरीद सकती है। किसी और कंपनी को खरीदना चाहे, किसी और कंपनी को खरीदते कैसे, जब हम उसके शेयर्स खरीद लें, तो अगर किसी और कंपनी को खरीदना चाहे बिल्कुल खरीद सकती है। ठीक है, डेटर्स अपने डेटर्स से पैसे लेना चाहे, जिन लोगों को इसने पैसे दिए हुए बिल्कुल उनसे अपने पैसे निकलवा सकती है। मैनेजमेंट में डायरेक्टर्स को भी हम समझते हैं इसमें क्या है, टैक्स पे कर सकती है, लीगल ऑब्लिगेशंस है उसकी। ठीक है, वो सारे काम कर सकती है। सही है, सो कंपनी की हमने कहा कि जो आइडेंटिटी है, कंपनी की एक खास आइडेंटिटी होती है, और इन सारे काम करने की वजह से उसको पर्सन कहा जाता है, कि ये एक ऑर्डिनरी पर्सन जैसे मैं आप डेट ले सकते हैं, डेट रिसीव कर सकते हैं, एसेट्स परचेज कर सकते हैं, ये कंपनी भी इसी तरह सारे काम कर सकती है। हाँ, लेकिन नेचुरल नहीं है, इसीलिए इसको आर्टिफिशियल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्टिफिशियल। पढ़िए जरा ये लास्ट ये 3 लाइंस। पढ़ ली है? ठीक है, देन वी हैव, अब आपको मैं लाइन बाय लाइन आपसे पूछती जाऊंगी कि इसको पढ़े, देखिए इसमें कोई इशू तो नहीं। जी, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन को रीड करें, इसकी अंग्रेजी में कोई इशू या इसके कॉन्सेप्ट में कोई इशू? ये कंपनी एज एन आर्टिफिशियल ये काम कर सकती है, पढ़िए जरा। पढ़ने के बाद डन का मैसेज करना है कि जी नो इश्यूज, डन। ठीक है, नेक्स्ट पढ़िए, डेट एंड लायबिलिटी। डेट एंड लायबिलिटी में देखिए क्या लिखा है, इफ अ कंपनी incurs a debt, company itself is liable and its owners are not। यानी कि वो जो हमने वाई आई ए बनाई थी,
अगर हमने किसी से उधार लिया है, तो वो पर्सन YIA से आके मांगेगा, वो मेरे से, युसरा से या इकरा से आगे आके नहीं मांगेगा। तो हम लाइबल नहीं होंगे, बल्कि कौन लाइबल होगा? कंपनी। मुझे ये बताएं, अगर आपने एक बिजनेस खोलना हो, तो आप पार्टनरशिप खोलेंगे या कंपनी खोलेंगे? आपको सेफ क्या लग रहा है? विच वन इज द मोस्ट सेफेस्ट ऑप्शन? जी, सेफेस्ट ऑप्शन कौन सा है? कंपनी। तो फिर लोग कंपनी खोलते क्यों नहीं है? लोग ज्यादा पार्टनरशिप बिजनेस क्यों करते हैं? ये बात तो बताइए। क्योंकि कंपनी की फॉर्मेशन की कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी ना, जैसे पार्टनरशिप्स की होती है। इसलिए नहीं खोलते कि कंपनी रजिस्टर हो जाएगी, तो उनकी जब रजिस्टर हो जाती है तो उसके बाद बड़ी रिक्वायरमेंट्स होती है कि कंपनी ने अपनी रेगुलरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करानी होती है, कंपनी ने अपनी तमाम डिटेल सबमिट करानी होती है। जब ओरिजिनल डिटेल सबमिट कराएंगे तो दिस इज पाकिस्तान, तो टैक्स भी तो उतना सबमिट कराना पड़ेगा। ऐसा ही है। तो अपने आप को अपने अपने वो फायदे दिखाने पड़ेंगे, ठीक है, अपना प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। वही बात है, जब कंपनी की तमाम चीजें सबमिट होंगी तो कंपनी की हर चीज, हर इंफॉर्मेशन एसईसीपी के पास, एसईसीपी कंपनीज को देखता है, उसके पास होगी। लेकिन सिंस ये लैक ऑफ नॉलेज है जिसकी वजह से लोग ऐसा करते हैं, कि इसीलिए अभी अवेयरनेस दी जाती है कि कंपनी बनाने के फायदे भी बहुत हैं, कि जहां सिर्फ एक आपको ये लगता है कि आपका प्रॉफिट, आपकी चीजें कोई और देख लेगा, आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। तो कंपनी बनाने के फायदे आप लोग टैक्स पढ़ेंगे या पढ़ चुके हैं मेरे हाल में ग्रुप 1 में। वहां पे आपने देखा होगा इंडिविजुअल के टैक्स रेट्स हो रहे हैं, पार्टनरशिप के टैक्स रेट्स हो रहे हैं, और कंपनी के टैक्स रेट हो रहे हैं, और कंपनीज पे टैक्स कम लगता है। परसेंटेजेस तो आपने खुद देखी हुई है ना। आपको मालूम है कि एज एन कंपनी आपको बहुत सारे रिबेट मिलते हैं, ठीक है। जहां पर टैक्स रिबेट पढ़ रहे थे आप लोग, टैक्स क्रेडिट्स पढ़ रहे थे, तो वहां पे था, अगर एओपी है तो इतना ये करोगे, कंपनी है तो ये करोगे, इंडिविजुअल है तो ऐसे होगा। तो वहां पे आपने देखा होगा कंपनी को बड़ी राहत मिलती है बहुत सारी जगहों पे। ऐसा है कि नहीं? जी, ऐसा है कि नहीं? तो यूजली लोग इस पर्सपेक्टिव से अपने आप को रजिस्टर नहीं कराते, जो कि रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, कि हमारी इंफॉर्मेशन, हमारा डाटा उनके पास चला जाएगा, हम पे ज्यादा टैक्स ठोक देंगे, हम पे ज्यादा ये चीजें आ जाएंगी, जबकि ऐसा हरगिज नहीं होता। आपको बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिल रहे होते हैं। पार्टनरशिप में क्या होता है कि वो अपने आप को बेशक रजिस्टर तो करा लेते हैं, लेकिन कोई रिक्वायरमेंट तो नहीं होती ना फाइनेंशियल सबमिट्स करवाने की। कितना प्रॉफिट हुआ, कितनी इनकम हुई, क्या चीज कैसे चली, ऐसी तो रिक्वायरमेंट्स नहीं है। तो वो क्या करते हैं कि यहाँ पे चीजें छुपाना आसान है, आप पे उतना टैक्स नहीं लगेगा, आप पे ये होगा वो होगा। लेकिन सिंस ऐसा हरगिज, मैंने आपको बताया, ये सिर्फ लैक ऑफ नॉलेज की वजह से है। कंपनी रजिस्टर कराने से आप बहुत सिक्योर हो जाते हैं, आप बहुत सेफ हो जाते हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, ओनरशिप ऑफ एसेट्स एंड प्रॉपर्टी। जी रीड कीजिए इसको। इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स बातें, इन आप सिर्फ अभी इसको रीड कर लीजिए। कल हम, क्योंकि हमने शेयर होल्डर का कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं पढ़ा, ठीक है, वो हम कल पढ़ेंगे, तो फिर हम दोबारा इस लाइन के ऊपर आएंगे, सही है। तो राइट टू रिसीव फ्रॉम डेटर्स पढ़िए। डेटर ऑफ द कंपनी owes the money to the company and not to its owner, ठीक है। कि भाई ये जो डेटर्स, यानी कि अगर आपके कोई डेट्स हैं तो वो कंपनी के डेट्स होते हैं, वो मेरे, युसरा या इकरा के नहीं होंगे जिन्होंने वो कंपनी बनाई है, ठीक है। वो किसके डेटर्स होंगे? वो कंपनी के होंगे। कंपनी ही उनसे पैसे मांगेगी, कंपनी के ऑफिशियल लेटर पे क्या पैसे मांगे जाएंगे, ये बात यहाँ पे लिखी हुई है, कि डेटर्स जो कंपनी के हैं, जिन्होंने पैसे देने हैं, वो पैसे देंगे कंपनी को, किसी ओनर को नहीं देंगे। ओनर कौन थे? अभी मैंने बताया था कि मैं, युसरा और इकरा ने बिजनेस बनाया। तो अगर हमने किसी को उधार दिया, किसी और कंपनी को दिया है, किसी बैंक को दिया है, उनसे पैसे वापस लेने हैं, तो कंपनी के नाम पे लिए जाएंगे, कंपनी का ऑफिशियल लेटर जाएगा,
ऐसा नहीं है कि मैं फोन करूँ हमारे पैसे वापस करो, वो कहेंगे आपको तो हमने करने ही नहीं है, आपके आपके बैंक अकाउंट में तो नहीं जाएंगे, कंपनी के बैंक अकाउंट में जाएंगे। ठीक है, मैनेजमेंट बाय डायरेक्टर्स, मैंने आपको बताया कि इसको हम कल इंशाल्लाह डायरेक्टर्स को, शेयर होल्डर के कॉन्सेप्ट को कल हम देखेंगे। लायबिलिटी टू पे टैक्स, कंपनी ने बिल्कुल एक इंडिविजुअल की तरह अपना टैक्स पे करना होता है जो उसके प्रॉफिट्स के ऊपर आता है। लीगल ऑब्लिगेशन, अगर कंपनी ने किसी किस्म की नॉन कंप्लाइंस की है तो बिल्कुल जिस तरह एक नेचुरल पर्सन के ऊपर पेनल्टी लगती है, फाइन लगता है, उसने भी उसी तरह पेनल्टी, फाइन या नॉन कंप्लाइंस के जो भी आफ्टर इफेक्ट्स हैं उसको बेयर करना होगा। जी, कोई इशू इस टॉपिक के अंदर? तो समराइज करते हैं हम, हमने क्या देखा आज, क्या पढ़ा? हमने पढ़ा 3 टाइप के बिजनेसेस, सोल ट्रेडर, ठीक है, देन हमने पढ़ा पार्टनरशिप, एंड देन हमने पढ़ा कंपनी। सोल ट्रेडर का हमने क्या देखा कि वो बिजनेस को ओन भी करता है और रन भी करता है, ऐसा ही है। और क्या है, एक सिंगल पर्सन है, सारे काम खुद ही कर रहा है। पार्टनरशिप में हमने देखा कि जी 2 और मोर पर्सन है, ठीक है, जो कि एग्री करते हैं कि हम क्या करेंगे, एक बिजनेस करेंगे और उस बिजनेस के प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे और उनके दरमियान एक एजेंसी का रिलेशनशिप होता है। पार्टनरशिप के अंदर जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि इसके जो पार्टनर्स हैं वो हर चीज के लिए पर्सनली लायबल होते हैं। कंपनी में हमने क्या देखा, हमने कहा कंपनी के अंदर भी 2 या 2 से ज्यादा लोगों ने मिल के कहा कि हम एक कंपनी बनाएंगे और प्रॉपर कंपनी एक्ट 2017 के तहत उसको रजिस्टर करवाया। अब जब रजिस्टर करवा लिया तो उसका एक नाम है, सपोज हमने नाम रखा था YIA, अब वो इस नाम से रिकग्नाइज होगी, वो लोग जो इसके ऑनर्स थे उनके नाम से हरगिज रिकग्नाइज नहीं होगी, ठीक है, ओनर्स नेम से ये रिकग्नाइज नहीं होगी, नॉट रिकग्नाइज्ड। अब ये अपने नाम से रिकग्नाइज्ड होगी। हमने कहा ये अब प्रॉपर उसी तरह काम करती है जैसे कि कोई भी, हमने कहा पर्सन काम करता है। तो इस वजह से, क्योंकि वाई एक नेचुरल तो नहीं है, ये एक आर्टिफिशियल है, तो हमने इसको नाम दे दिया आर्टिफिशियल लीगल पर्सन का। और हमने कहा ये जो मैकेनिज्म है ये है डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। कॉर्पोरेट क्या होता है कि ये एक बिजनेस की पर्सनालिटी है, ठीक है। हाँ, इसके ओनर्स नेचुरल पर्सन है लेकिन ये खुद क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। एग्रीमेंट्स कर सकती है, डेट्स ले सकती है, डेट दे सकती है, टैक्स पे कर सकती है, एसेट्स को ओन कर सकती है, वो तमाम काम कर सकती है जो कि एक नॉर्मल पर्सन कर सकता है। अब मुझे ये सारे को रिवाइज करने में कितना टाइम लगा, 2 मिनट, 3 मिनट, ऐसा ही। अब मुझे ये बताएं, क्या इस टॉपिक को पढ़ने में 10-15 मिनट या उससे भी कम टाइम लगेगा? कितना टाइम लगेगा? अगर मेरे पास अभी टाइम होता, मेरी क्लास एंड होने वाली है, तो मैं आपसे कहती अभी पढ़िए क्लास में। जी, कितना टाइम लगेगा? खुद बताइए आप। इसको अच्छे से पढ़ने और इवन इनफैक्ट एक दफा पढ़ के यूं रिवाइज करने में मेरे ख्याल में 5 से 6 मिनट भी ना लगे, लेकिन आपको फिर भी मैंने एम्पल टाइम दिया है 10 से 15 मिनट। अब आपने इसको 10 से 15 मिनट में सारे को पढ़ना है। क्लास में मैं एक दफा आपको गो थ्रू करवा चुकी हूँ, 1 टाइम आप रीड कर चुके हैं, 1 टाइम आप इसको समझ चुके हैं, लेकिन अब आपने इसको पढ़ना है। लेकिन एक चीज मैं आपको जरूर बताऊं, ये पढ़ना कब है? आज के ही दिन में। अगर आप इसको कल पे लेके फिर ये 10 से 15 मिनट वाला फॉर्मूला फेल है, फिर इसको उस तरह ना अप्लाई कीजिएगा कि हफ्ते बाद या महीने बाद, नो, ये आज के ही दिन के लिए ताजा ताजा है। वो होता है ना सीमेंट, जब वो लगा होता है, फॉर इंस्टेंस लेबर लगा के और आप उसके ऊपर चलें तो इम्प्रिंट आ जाता है, निशान पड़ जाता है। वो जब एक दफा सख्त हो जाए फिर निशान नहीं आता। तो आज आपने इसको सुना है, समझा है, आज ही आप जब इसको पढ़ेंगे
तो ये दिमाग में इम्प्रिंट हो जाएगा। अदरवाइज ये सख्त हो गया तो फिर कुछ नहीं आएगा। सही है? तो क्या इतना टाइम इसके लिए इनफ है कि नहीं है? 5 से 10 मिनट ही लगने चाहिए। तो आपने क्या करना है, क्लास के बाद एक दफ़ा इसको वैसे गो थ्रू कर दें लेक्चर को, और कल फजर के बाद इसको अच्छे से पढ़ें और याद कर लें। ठीक है? अच्छा, जो भी आज का हमारा लेक्चर हुआ है, ये आपके ग्रुप में एक ड्राइविंग शाम होगा। उसके अंदर वैसे यूजुअली मैं ये करती हूँ कि चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो पूरा चैप्टर एक साथ कर देती हूँ। डेली छोटा-छोटा होता है, लेकिन अगर आप कहेंगे तो मैं डेली का डेली भी उस पे अपलोड कर दूँगी। फिर एट द एंड ऑफ द चैप्टर हम उसको कलेक्टिवली पूरा एक फ़ोल्डर बना लेंगे। सही है? तो गुड लक। आज की क्लास के लिए हम इतना ही हमने पढ़ना था। तो यहाँ पे करते हैं क्लास को एंड। थैंक यू सो मच जनाब, एंड अल्लाह हाफ़िज़।